चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा मॉडल पेपर पहला है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में जहां पर भी आप सभी लोग हैं जल्दी से जुड़ जाइए और इसको वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और प्रैक्टिस करने में दोस्तों बहुत फायदा होता है। एक तो क्वेश्चन आपको पता चलते हैं, प्लस उसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 चीज़ों के और आंसर पता चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से क्लास को करना है, बहुत लंबी क्लास नहीं खींचनी हमें। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है मुद्रा राक्षस, आपको पता है बहुत फेमस, ये आपकी क्या कहते हैं किताब है, बहुत फेमस लिखावट है। ये बताओ मुझे ये किसने लिखी है। बिल्कुल सही, इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हो जाएगा 1 का सी। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगी, ठीक है, वो सुन लो। क्या है पहली चीज, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाखा दत्त ने। ये पुस्तक किसमें थी दोस्तों, तो ये पुस्तक आपकी संस्कृत में लिखी हुई थी। किसमें लिखी हुई थी, संस्कृत में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक का, मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो क्या बताओगे आप। इसका हिंदी में अनुवाद दोस्तों किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया हिंदी में अनुवाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा पूछी जाती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को पीडीएफ में देखो सारे कंटेंट दे दिए, बुक्स एंड ऑथर नहीं दिया है, तो बुक्स एंड ऑथर में मैं जल्द ही दे दूंगी आपको, ठीक है। तो विशाखा दत्त ने ही लिखी है। अब बात कर लेते हैं कालिदास की। कालिदास की बात कर लेते हैं। कालिदास की सबसे फेमस जो बुक है, मुझे नाम बता सकते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बिल्कुल सही, क्या नाम है इसमें कालिदास का। कालिदास की एक बुक है दोस्तों, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत फेमस बुक है, आपको पता है कालिदास की। दूसरी एक बुक कौन सी कालिदास जी की, मेघदूत। बिल्कुल सही, क्या नाम है उसका, मेघदूत या मेघदूतम। ये 2 बुक किसकी है, ये 2 बुक आपकी कालिदास जी की है। रटते हुए चलो कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आती हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ आपको बताती हुई चलूंगी। लगातार ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो लेखक कौन है, विशाखा दत्त। एक बात और पूछी जा सकती है, मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त जी ने किन लोगों के कार्यकालों के बारे में बताया है। तो किसके बारे में बताया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में। अगर आप देखोगे मुद्रा राक्षस में क्या लिखा हुआ है, तो संस्कृत में इसमें इन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बताया है। एक फैक्ट और पूछूंगी आपसे, वो ये अश्वघोष नाम आपको दिख रहा है, जरूर आपने नाम सुना होगा, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अश्वघोष की कौन सी पुस्तक है। जल्दी से बता दो मुझे, अश्वघोष की कौन सी पुस्तक है। बिल्कुल सही, अश्वघोष जो है दोस्तों वो क्या है, आपके बौद्ध महाकवि थे। क्या थे, बौद्ध महाकवि थे। और कौन सी किताब लिखी है, बुद्ध चरितम। बिल्कुल सही, कई बार ये पूछा भी जाता है आपसे, बुद्ध चरितम किसने लिखा है। तो बुद्ध चरितम किसने लिखा है, अश्वघोष ने। 3-4 नाम थे, सब बता दिया, फिर से सुन लो एक बार। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की पुस्तक है, संस्कृत में लिखी गई। हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और इसके अंदर किसके बारे में वर्णन हुआ है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कालिदास की कौन सी किताबें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर मेघदूतम। अश्वघोष बुद्ध जी के कवि थे, बौद्ध धर्म के कवि थे, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, बिल्कुल सही, बुद्ध चरितम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, मुझे आंसर बताओ फटाफट क्लास। विक्रम संवत, शक संवत आपने सुना होगा, ये अपने हिंदुस्तान के भारतीय कैलेंडर के आपको पता है 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। तो बताना मुझे जल्दी से क्लास, विक्रम संवत और शक संवत कब शुरू हुआ आपका। देखो विक्रम संवत जो था दोस्तों, ये राजा विक्रम के द्वारा शुरू किया गया था। इस समय एक खगोल शास्त्री थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था वाराह मिहिर। क्या नाम था इनके समय में, जो खगोल शास्त्री थे राजा विक्रम के समय के, उनका नाम था वाराह मिहिर। इस संवत को, संवत समझ लो ये अपने भारत का आधिकारिक कैलेंडर है, उसकी बात हो रही है। हम लोग अभी जो कैलेंडर यूज करते हैं वो तो अंग्रेजों वाला है, इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं। अगर अपने भारत की बात करो तो भारत में 2 संवत के हिसाब से कैलेंडर बनाए जाते थे, एक या तो शक संवत, दूसरा आपका विक्रम संवत, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो तो देखो यहाँ पे वाराह मिहिर से बहुत हेल्प मिली थी, बहुत इन्होंने हेल्प की थी इसको मनाने में, विक्रम संवत को। आंसर बता दिया होगा तो जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, क्या इसका आंसर बता लो पूरी क्लास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बता रहे हो। चलो बता दो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया। इसका क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, मुझे बताओ पूरी क्लास जल्दी से। 2 का विक्रम संवत की बात हो रही है, तो बी 72 कैसे बता रहे हो बेटा, 72 तो कहीं मैंने पढ़ाया भी नहीं ना, सुना होगा शायद। 2 ही चीजों में कंफ्यूजन हो उसका, किसमें
57 में और किसमें कंफ्यूज हो गए? 78 में। या तो आपका आंसर 78 होगा या तो आपका आंसर 57 होगा, इन दोनों में से आंसर होगा आपका। ठीक है, कैसे आप लोग ये बी कैसे ऑप्शन बता दे रहे हो, वो तो गलत है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका सी, 57 ईसा पूर्व। और ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, 57 ईसा पूर्व इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका है दोस्तों 57 ईसा पूर्व। ये क्या है? ये आपका विक्रम संवत है। किसके समय में बनाया? ये बनाया गया राजा विक्रम के समय में। मदद किसने की? वाराह मिहिर उनके राज्य में खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इसमें हेल्प की। और ये क्या है? ये कैलेंडर जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। कितना आगे है ये कैलेंडर? 57 वर्ष आगे है। किससे? अंग्रेजी कैलेंडर से। यानी कि अगर इस समय 2023 चल रहा है तो विक्रम संवत के हिसाब से क्या चल रहा होगा? बताओ मुझे। 2023 में आप 57 ऐड कर लेना, वही चल रहा होगा। यानी कितना चल रहा है बताओ मुझे? 2080 चल रहा है ना। यानी कि अगर हम बात कर लें तो इस समय विक्रम संवत में क्या चल रहा है? 2080 चल रहा है। यहीं पे बात कर लेते हूँ, विक्रम संवत में कितना आगे है? वो 57 वर्ष आगे है अंग्रेजी कैलेंडर से। शक संवत जो है, ये भी आपने सुना होगा, दो ही संवत हैं, दो ही कैलेंडर हैं। शक संवत जो है वो क्या है दोस्तों? वो अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष क्या है? 78 वर्ष पीछे है। ध्यान देना, वहां पे क्या करोगे? 2023 में से 78 को माइनस कर दोगे। समझ में आ रही है बात? चलो बहुत बढ़िया, फिर से बता दे रही हूँ, फिर से सुन लो बहुत ध्यान से दोस्तों, फिर से बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोबारा इन सब चीजों में। क्या क्या है देखो, विक्रम संवत की अगर बात करोगे तो विक्रम संवत क्या है आपका? 57 वर्ष आगे है, 57 ईसा पूर्व है। किससे? अंग्रेजी कैलेंडर से। यानी कि 2023 समय विक्रम संवत के हिसाब से 2080 होगा। शक संवत कितना है? शक संवत आपका 78 ईसा पूर्व पीछे है। क्लियर हो रहा है? तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? बाजार नियंत्रण का मतलब देखो, पहले क्या था? कोई भी ऐसा नहीं था कि कितने पैसे देने हैं, कितना क्या करना, कोई फिक्सेशन नहीं था। जो मर्जी राजा की आती थी वो कर देता था। पहले किसी ने आया, उसने कहा कि नहीं, आटे दाल हर चीज का भाव हम लोग फिक्स करेंगे और सैलरी वगैरह सब फिक्स फॉर्म में देंगे। तो ये किसने दिया? जल्दी से इसका आंसर बता दो और प्लीज क्लास को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही हो तो, और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही कर रहे हो, इसका आंसर क्या होगा? बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो किसने लागू की थी? ये लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? तो ये लागू की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी समय इन्होंने इसके लिए एक वो भी खोला, वो भी क्या खोला? इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या खोला? मुझे बताना क्लास। बिल्कुल सही, इन्होंने देखो मैनेज करने के लिए एक विभाग का गठन किया। उसका नाम क्या था? उस विभाग का नाम था दीवाने रियासत। इस बाजार प्रथा प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए विभाग का गठन किया, जिसका क्या नाम था? दीवाने रियासत नाम था। और इसका जो प्रधान होता था उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे सदरे रियासत। ठीक है, नए विभाग, अब पूछा जाए आपसे दीवाने रियासत किस चीज के लिए थी तो आप बताओगे दीवाने रियासत जो विभाग था वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था। और इसका प्रधान कौन था? इसका प्रधान था सदरे रियासत। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया? मुझे बताना क्लास, वास्को डिगामा भारत कब आया? जल्दी से इसका आंसर बता दो, ये तो बहुत आसान होगा आप सभी के लिए, आपको ये बात पता भी है। सबसे पहले जो आया वो कौन था? सबसे पहले जो आया वो था आपका पुर्तगाली वास्को डिगामा ही, सबसे पहले वही आया था ना। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बेटा। मुख्य सेविका कट ऑफ मैं बता दूंगी, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, चलो क्या होगा 4 का आंसर बताओ जल्दी से। वास्को डिगामा भारत कब आया? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका 4 का बी हो जाएगा। 1498 है। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो ये आपका 20 मई 1498 में भारत आया था। ठीक है, कब आया था? 20 मई 1498 को भारत आया। भारत में किस जगह आया? भारत में ये आया था दोस्तों केरल के पास कालीकट एक जगह है। कौन सी जगह है? केरल के पास है कालीकट, वहां पर ये पहुंचा था। कैसे पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप के थ्रू पहुंचा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका स्वागत किसने किया? भारत में इसका स्वागत किसने किया? तो जामोरिन, क्या नाम था राजा का? जामोरिन।
उसने क्या किया, यहाँ पर इसका स्वागत किया। ठीक है, और ये किस चीज़ का व्यापार यहाँ से बेसिकली करते थे, मुझे बताना। बिल्कुल सही, ये जनरली जो व्यापार करते थे वो किसका करते थे, ये करते थे काली मिर्च का व्यापार। किसका व्यापार करते थे, काली मिर्च को यहाँ से खरीद के ले जाते थे और इसीलिए इसको बोलते थे ब्लैक गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे सस्ते दाम में ले आके अपने देश में क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे पैसे में बेचते थे। काली मिर्च का बेसिकली व्यापार होता था। बेसिकली जो वास्को डी गामा ले आता था वो काली मिर्च ले आता था। ठीक है, तो 20 मई को कहाँ पर आए, केरल के कालीकट में जामोरी ने स्वागत किया और काली मिर्च का व्यापार करते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा था आपसे, सबसे पहले जो आए भारत में वो कौन आए, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे, पुर्तगाली थे। क्या थे ये, पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में गए। अंग्रेज वगैरह सब चले गए, तब उसके लास्ट में 1960s में कौन गया वापस, पुर्तगाली गया, सबसे आखिरी में गए भी भारत को छोड़कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। मुगल काल में जो सेना का प्रधान होता था, जैसे आप सेनापति टाइप बोल सकते हो, वो जो होता था उसका क्या नाम होता था, जल्दी से बता दो मुझे क्या होता है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। देखो पीडीएफ मैंने आप सभी को दी हुई है, पीडीएफ से अच्छे चीज़ों को पढ़ते चलना। ठीक है, प्लस ये प्रैक्टिस सेट जरूर मेरे साथ करना, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें वहाँ होता आप पढ़ो तो इतना याद ना रहे, यहाँ मैं जब क्वेश्चंस के साथ लिंक करके समझाऊंगी ना तो चीज़ें शायद ज़्यादा दिमाग में बैठेंगी। इसीलिए कोशिश करो लाइव क्लास को लाइव क्लास के टाइम पे ही अटेंड करो, बहुत फायदा होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर दो, उन्हें पता तो चल जाए कोई और पढ़ा भी रहा है। चलो क्या होगा इसका बताना मुझे। बिल्कुल सही, इनको क्या बोलते थे, मुगल शासन के बिल्कुल काल में बोलते थे क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही 5 का सी हो जाएगा, मीर बख्शी। क्या बोलते थे, मीर बख्शी बोलते थे। ठीक है, अब मैं चलो कुछ कुछ लोगों के और नाम बता दूं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वजीर कौन होता था। मुगल काल में सेना का प्रधान तो मीर बख्शी था, कोई दिक्कत नहीं। वजीर कौन होता था, तो वजीर दोस्तों समझ लो एक तरह से साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था, प्रधानमंत्री। आपने गेम भी खोला होगा ना, वजीर वजीर जी हुजूर, इन दोनों में से चोर सिपाही का पता लगाओ, तो ये वही वजीर है जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। और ये क्या काम करता था, इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती थी। प्रधानमंत्री के पास जैसे इस समय सबसे ज्यादा पावर है ना, वैसे उसके पास भी सैनिक मामले में असैनिक मामले में दोनों के पास पावर इसके पास होती थी। मीर बख्शी समझ में आ गया है। उसके बाद एक और पद होता था दोस्तों, उसको बोलते थे दीवान। क्या बोलते थे, दीवान। ये दीवान का पद क्या होता था, दीवान का पद दोस्तों था तो वो वित्त और राजस्व यानी जितनी भी फाइनेंशियल चीजें होती थी उसको कौन देखता था, उसको देखता था दोस्तों दीवान। ठीक है, दीवान फाइनेंशियल एडवाइजर या उसका सबसे ऊपर अधिकारी जो होता था वो दीवान होता था। ठीक, मीर बख्शी मैंने बता दिया। एक और सुन लो, वो होता था सुदरे कुल। कौन सा था, सुदरे कुल। आपने सुना होगा ना, बोलते थे अकबर के समय में सुदरे कुल होता था। तो सुदरे कुल कौन होता था, ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। क्या नाम था इनका, देख लो, सुदरे कुल। सुदरे कुल, सुदरे कुल क्या था, धार्मिक सलाह देता था। तो ये 4 लोग मेन थे, बाकी सब लोग बहुत थे, लेकिन इन 4 लोगों के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की। किसने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की, जल्दी से बता दो आंसर क्लास। बिल्कुल सही बता रहे हो, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने की, तो किसने की प्रारंभ हुई है, ये प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही इसका आंसर दे रहे हो, थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो जो भी थे ये इनके द्वारा लागू किया गया। इसको कब लागू किया गया, बिल्कुल सही 1792 में। कब, 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के, कहाँ पे, मद्रास के 12 महल जिले में। कहाँ पे, 12 महल जिले में इसको शुरुआत की गई। और ये क्या थी, ये किस चीज की व्यवस्था थी, आपको पता है। ऐसा हो रहा हो ना बीच में, सबको क्या पता था कि भाई सीधे अंग्रेज जाके वसूली करते नहीं थे जमीनों की, उन सब चीजों की, तो क्या करते थे, जमींदारों को या लोगों को बोल देते थे कि हमको क्या करना, आपको हमको बता देना है कितना हो रहा है और हमको पैसा पहुंचाना है। इसमें क्या किया इन्होंने, रैयतवाड़ी में क्या किया, 2-3 प्रथा थी आपको पता होंगी। रैयतवाड़ी में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि कंपनी के बाद जो लिंकिंग होगी वो सीधे किसानों की होगी, बीच में कोई जमींदार या कुछ नहीं होगा। इसके पहले क्या था, उन्होंने कहा कि लागत जो होगी, जो भी पैसा होगा जमींदार रखेगा, उसका बचा हुआ कुछ वो था, डिफाइंड था, वो
हमें मिलेगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं, हम सीधे किसानों से बात करेंगे, कोई भी जमींदार और किसी की जरूरत नहीं होगी, तो सीधे हमें पैसा मिलेगा, कोई और बीच में घपलेबाजी नहीं करेगा। तो नहीं तो जमींदार क्या करते हैं, हम लोग को बेवकूफ बना देते हैं। तो सीधे क्या करोगे आप, सीधे राजस्व क्या करोगे, कंपनी को दोगे। सीधे कौन देगा, सीधे किसान देगा, इसमें कोई जमींदार नहीं होता था। ठीक है, एक जमींदारी प्रथा भी होती थी आपकी, वो सब हम लोग जब आएगा तब बताएंगे। ठीक है, तो रैयतवाड़ी की किसने की थी व्यवस्था, टॉमस मुनरो की 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। तो कौन सुमेलित क्रम में है मुझे बताओ। देखो मैंने आपको एक दिन अभी हिस्ट्री जब पढ़ाया था, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी कंप्लीट हिस्ट्री की, मैंने आपसे बार बार बोला उसको जरूर देख लेना, बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो बताओ इसमें से एनी बेसन की कौन सी बुक थी, बिल्कुल सही, एनी बेसन की जो बुक थी दोस्तों उसका नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम था उसका, उसका नाम था न्यू इंडिया। और एक और बुक कौन सी थी एनी बेसेंट की, कॉमनवेल्थ, बिल्कुल सही। कौन सी बुक थी, दो बुक थी एनी बेसेंट की, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। ऐसे याद रखना, देखो यंग इंडिया और न्यू इंडिया में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। यंग इंडिया महात्मा गांधी की थी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी। यंग यानी कि गांधी जी बुढ़े थे मगर उनको लगता था मैं यंग हूं, उनके सारे काम यंग वाले होते, आपको पता है बड़े एनर्जी वाले होते थे, तो उनसे रिलेटेड करना कि महात्मा गांधी यंग इंडिया। एनी बेसेंट क्या थी, एनी बेसेंट यहाँ की तो थी नहीं, वो तो बाहरी थी, तो इंडिया के लिए क्या थी, न्यू थी, तो उन्होंने क्या लिखा, न्यू इंडिया लिखी। समझ में आ गई। तो एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, महात्मा गांधी की यंग इंडिया है। ठीक है, अब इसी में बताओ मुझे बीजी तिलक की कौन सी है। तो बाल गंगाधर तिलक की मैं आपको बता चुकी हूं कौन सी है, बिल्कुल सही। कौन सी है, बहुत बढ़िया, केसरी और मराठा। दो बुक लिखी थी इन्होंने, एक कौन सी लिखी थी, केसरी, और एक लिखी थी मराठा। मैंने आपको बताया था जो केसरी थी वो मराठी में थी और जो मराठा थी वो अंग्रेजी में थी। तो केसरी किस में थी, ये मराठी भाषा में थी। केसरी किस में थी, मराठी भाषा में थी, सिर्फ यही सही है। मराठा जो थी वो भी बीजी तिलक की थी, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई प्लेलिस्ट जितना बोलती चलो पढ़ते चलो, थोड़ा भी ट्रस्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम के नंबर आए और ये हमारी हेल्प कर सकती हैं, तो जो बोलती चलो वो करते जरूर चलना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, बहुत फायदा होगा। अभी आप थोड़ी खुद ही कहोगे मैम बहुत अच्छी क्लास रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ चार आपको चीजें और बताती चल रही हूँ। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था, बताओ। तो किसका विरोध नहीं किया था राजा राम मोहन राय ने, आपको पता ही है, सती प्रथा में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। 1929 में एक्ट भी लेकर आ गए थे, सती प्रथा को बैन करवा दिया था। तो बताओ किस चीज के लिए इन्होंने विरोध नहीं किया था। तो किस चीज के लिए विरोध नहीं किया था, बिल्कुल सही, बताओ क्या है इसका। हाँ, किसके लिए विरोध नहीं किया था, बताओ किसका विरोध नहीं किया था इन्होंने, बिल्कुल सही, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया था। जो वेस्टर्न उसकी जो पढ़ाई कराई जा रही थी ना अंग्रेजी वाली, उसका ये विरोध नहीं करते थे, उसके फेवर में थे। बाकी इन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, सबका विरोध किया था। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। पाश्चात्य विवाह नहीं, गलत लिखा है, पाश्चात्य शिक्षा है, यही गड़बड़ लिख दिया मैंने। पाश्चात्य शिक्षा है, वेस्टर्न जो एजुकेशन हो रही थी उसके खाली खिलाफ नहीं थे, बाकी सब चीजों के खिलाफ सबका विरोध किया था। ठीक है, वेरी गुड, लेकिन सबने समझ लिया, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी। तो किसने अंग्रेजी की वकालत की थी मुझे बताना। शिक्षा के माध्यम को किसने कहा था कि अंग्रेजी करना चाहिए। यहाँ पे जो हिंदुस्तान में सब पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या चल रही है, हिंदी की चल रही है, लेकिन मीडियम हमें क्या करना है, मीडियम हमें इंग्लिश बनाना है। तो ये किसने करी थी बताना मुझे जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल सही, किसने की थी वकालत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्वाति जी, लॉर्ड मैकॉले। किसने किया था, लॉर्ड मैकॉले ने। इसने क्या किया था, 1835 में इसने एक शिक्षा पत्र के माध्यम से इसने क्या बोला कि शिक्षा के रूप में अंग्रेजी को ही यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो पूछा जाए अंग्रेजी की बात, लॉर्ड मैकॉले का नाम मार देना, याद रखना। आगे देख लो, सही क्रम बनाना है। बताइए इसमें से सबसे पहला क्या हुआ, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, मुझे बताना जल्दी से। इसमें क्या क्या कब आया है जल्दी से बता दो। बंगाल का विभाजन सभी को पता है कब हुआ है, 1905 में, कर्जन के समय में। ये सब चीजें अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट खाली देख ली होगी ना, किसकी प्लेलिस्ट, हिस्ट्री की पूरी आपकी मॉडर्न की प्लेलिस्ट पड़ी हुई चैनल पे, UPSSC पेट 2023 वाली, अगर उसको खाली देख लिया तो ये सारा बता लोगे। सूरत की फूट कब हुई थी, बिल्कुल सही, 1907 में हुई थी 1907 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताना। तो ये कब हुई थी आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया। तो क्रम क्या बनेगा, देखो यहाँ पे
क्रम क्या होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्रम आपका सबसे पहले ए होगा, फिर क्या होगा, सी होगा, फिर आपका होगा डी और फिर बी, ए सी डी बी होगा, ठीक है, ए सी डी बी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ए सी डी बी होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सारी चीज आपको पता बताने की जरूरत नहीं, बंगाल विभाजन कर देंगे समय में हुआ था और ये विभाजन जो है वो रद्द हो गया था। कब रद्द किया गया था, 1911 में इसको क्या किया था, विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। अगर इनको पूछ ले सूरत की फूट में क्या हुआ था, आपको पता है नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए थे। और ये कब कब क्या बोलते हैं, संगठन कब हुआ, 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट में 1916 में क्या हुआ, ये जो फूट हुई थी इसको क्या हो गया, साथ में ले आए, दोनों लोग फिर साथ में आ गए थे। चलो नेक्स्ट देख लो। अब फिर आपको सुमेलित करना है, बताना मुझे कौन सा किससे लिंक्ड है, जल्दी बताओ कौन सा किससे लिंक्ड है। बारदोली सत्याग्रह आपको पता है किससे लिंक्ड है, सरदार पटेल से, यानी पहला तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किससे लिंक्ड है, ये आपका गांधी जी से है, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखो कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन किससे है, बिल्कुल सही, कूका आंदोलन आपका राम सिंह से है, सी हो जाएगा। गफ्फार खान मैं बता चुकी हूं, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, और उन्होंने क्या किया बताओ, बिल्कुल सही, उन्होंने लाल कुर्ती वाले उन्होंने क्या किया था, लाल कुर्ती ने, आपको पता है गफ्फार खान, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कूका आंदोलन आपका हो जाएगा बी, कूका आंदोलन बी हो जाएगा, लाल कुर्ती सी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मैच, डी ए बी सी, डी ए बी सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे, बिल्कुल सही। चलो वेरी गुड, कूका आंदोलन राम सिंह है, बारडोली सत्याग्रह वो है, तो डी ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्लियर है, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट देख लो फटाफट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये भी मैंने आपको कराया है अभी, कौन था बताना मुझे, बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे, दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते थे, बिल्कुल सही, इनकी एक थ्योरी फेमस थी, कौन सी, ड्रेन थ्योरी, कि सारा ये लोग जो पैसा है अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपने देश में लेके चले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, ये ड्रेन थ्योरी फेमस थी। और बताओ क्या था, इनको बोलते थे दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब मुझे कोई बताएगा, दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी जो बहुत फेमस थी, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था, क्या नाम था बताना जरा, जो इनकी बुक थी, ठीक है, बुक पत्रिका जो इनकी थी उसका नाम बताना मुझे क्या था। चलो तो क्लियर हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली बार कौन चुना गया था, दादा भाई नौरोजी चुने गए थे, मुझे इनकी पुस्तक का नाम बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो 12 के बाद। बेटा अगर OMR में कुछ गलती करते हो, मैंने बिल्कुल सही, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी गुड वेरी गुड, कोमल जी बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने। मैंने बताया आप लोगों को भाई, अगर OMR के लिए 3-4 बार वीडियो बनाई थी और एक ही चीज बोला था, सारा नंबर आपका जो है OMR पे डिपेंड है, OMR गलत सब कुछ गलत। अब OMR में नंबर अगर रॉन्ग हो गया तो कुछ भी मैं तो नहीं कर सकती, आप एक बार हो तो आयोग पता कर लो, वहीं पे कुछ होगा तो हो सकता होगा। चलो इसका बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, रटा पड़ा मेरी क्लास को, बहुत बढ़िया, क्या होगा, कहाँ पर हुआ था पहला वो, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बंबई में, है ना। कब बनी है आपको बता चुकी हूँ, कब बनी है ये आपकी, ये बनी थी कहाँ, कब बनी थी, आपकी बनी थी दोस्तों 1885 में, 1885 में इसका कहाँ पर हुआ था बताओ, बिल्कुल सही, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में इसका क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था। किसने हेल्प की थी बनवाने में, इसका अध्यक्ष कौन था, A.O. ह्यूम थे पहले, वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। सारे अधिवेशन का मैंने आपको बताया, 1886 में कौन था, 87 में कौन था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट किस समय में आई, क्या हुआ, गांधी जी कब थे, सुभाष चंद्र बोस कब थे, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें सब प्लेलिस्ट में पढ़ी, प्लीज जाके बेटे एक बार देख लेना, छोटी छोटी वीडियो में बहुत मजा आ जाएगी देख लोगे तो। ठीक, चलो 13 का ये है, नेक्स्ट देख लो। सुमेलित करना है आपको, नदियों के नाम दिए हैं और शहर के नाम दिए हैं, आपको ये बताना है कौन सा जो नदी है आपके किस शहर पे स्थित है।
सॉरी, कौन सा शहर किस नदी पे स्थित है ये आपको बताना है। चलो बताओ 14 का क्या हो जाएगा जल्दी से क्लास। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा देखो, कटक जो है, कटक कहाँ पे है, कटक आपका दोस्तों बिल्कुल सही स्वाति जी, गांधी जी एक बार थे बेलग्राम में। ईयर क्या था, ईयर क्या था गांधी जी का बताना मुझे जल्दी से। 1924 था। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये बताओ मुझे दोस्तों, कटक जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही, कटक जो है आपका वो क्या है, कटक आपका उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा में। इस पे कौन सी नदी है, इस पे है महानदी, यानी कि इसका ए हो जाएगा, है ना। इस पे कौन सी है, महानदी है। लुधियाना आपका किस नदी पे है, बिल्कुल सही, लुधियाना आपका सतलज पे है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आपका बी हो जाएगा। लुधियाना शहर किस पे है, सतलज नदी पे है। नासिक कहाँ पे है, तो नासिक आपका गोदावरी में है। और उज्जैन किस पे है, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी पे है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, CDAB, ठीक है। क्या हो जाएगा, CDAB। क्लियर हो रहा है। कटक पे आपकी क्या है, उड़ीसा में है, महानदी पे है। लुधियाना क्या है आपकी, लुधियाना आपकी सतलज में है। नासिक कहाँ पर है, नासिक गोदावरी में है। उज्जैन कहाँ पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी में है। क्लियर है, CDAB। चलो आगे देख लेते हैं। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। देखो अपने भारत में ऐसा मैप है, आपको पता है ये जो साइड है ये गुजरात वाला, इधर क्या है, इधर अरब सागर है। अगर हम इधर बात कर ले तो इधर क्या है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल है। ज्यादातर नदियां जो है सब कहाँ गिरती हैं, सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं पूजा जी। मैंने अब अगली बार से कहूंगी टाइप वाले से कि वो नंबरिंग जरूर कर दे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो नंबर से आप ऑप्शन सीधे बता दोगे, ऐसे कंफ्यूजन रह रही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो बताओ मुझे जल्दी से इसका बेटा क्या होगा। हाँ, सारी नदियां जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। सिर्फ 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, बिल्कुल सही, एक आपकी नर्मदा, और भी कुछ नदियां हैं, साबरमती वगैरह भी कुछ नदियां हैं, लेकिन जो मेन बड़ी नदियां हैं, एक आपकी है नर्मदा और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी है तापी, जो एस्चुरी बनाती है। और ये किधर गिरती हैं, ये आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं। किधर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, बताओ। 16 का क्या होगा, सबसे अच्छा जो संगमरमर है वो कहाँ मिलता है, उसको क्या बोलते हो उसको, बिल्कुल सही, सभी को पता है कहाँ मिलता है, मकराना। मकराना आपने सुना होगा, बोलते हैं जो ताजमहल है वो किससे बना है, वो मकराना से बना, इसीलिए अभी तक इतना सफेद चमकता रहता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कहाँ मिलता है, बिल्कुल सही, राजस्थान में मकराना। कहाँ पर, राजस्थान में मकराना मार्बल सबसे अच्छा संगमरमर पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान या फिर जो इंदिरा नहर है वो कहाँ से निकलती है, बताना मुझे। इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, जल्दी से बता दो। इंदिरा नहर जो राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है, पता है आपको, राजस्थान में पानी की समस्या से नहर आई है, तब से क्या होगा आपका, तब से ये जबलपुर में भी है बेटा। मकराना फेमस है, सबसे अच्छा जो संगमरमर मिलता है उसके लिए मकराना फेमस है, ठीक है। मकराना उसके लिए फेमस ही है। चलो नेक्स्ट बताओ इसका, राजस्थान जो नहर है वो कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है बताना। 17 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, सतलज से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, सतलज से निकलती है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सतलज। क्लियर है, सतलज से निकलती है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, पंजाब के हरिके बैराज से। कहाँ से, पंजाब के हरिके बैराज से ये इंदिरा नहर निकलती है। पंजाब के हरिके बैराज जो है वहां से ये इंदिरा नहर आपकी निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, बताना मुझे। ग्रह यानी कि आपके प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स के बारे में बताओ, इनमें से क्या चीज सही होती है, बताना। प्लैनेट्स के बारे में क्या चीज सही है, 18 का क्या होगा, बिल्कुल सही बात आप लोग कह रहे हो। देखो ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं आपके, देखो स्टार होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टार आपके चमकते हैं, ठीक है, और उनमें लाइट होती है। इनके बारे में क्या है, ग्रह के बारे में, ग्रह के पास क्या है, बिल्कुल सही, ग्रह के पास खुद की रोशनी नहीं होती है, खुद उनके अंदर लाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। किस वजह से, सनलाइट की वजह से, बिल्कुल सही, सूरज की वजह से। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आपका आंसर बी हो जाएगा, आप प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। क्या होगा, आप प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है, चमकते हैं।
यहाँ पे कर लो, गलत लिख दिया है। अप्रकाशवान यानी कि लाइट ना होते हुए भी क्या होते हैं, ये चमकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। क्लियर है, आगे देख लो। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, दोनों बताओ। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा कौन सा है, हाँ बेटा ऑप्शन सही कर दिया, देख लो ऑप्शन सही कर दिया। चलो क्या होगा, ऑप्शन सही कर दिया बेटा। प्रकाशहीन, प्रकाशवान नहीं है, प्रकाशवान नहीं है ना, अप्रकाशवान लिखा है ना, प्रकाशवान नहीं होते हुए भी चमकते हैं, यही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। सबसे बड़ा कौन सा है, बिल्कुल सही बता रहे हो, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, एशिया है। सेकंड नंबर पे क्या है, क्षेत्रफल में, सेकंड नंबर पे आपका अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका है। चौथे नंबर पे क्या है, साउथ अमेरिका है। फिर क्या है बताना मुझे, अंटार्कटिका है। फिर क्या है, यूरोप है। और सबसे छोटा कौन सा है, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है महाद्वीप आपका, ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं चल रही ना आपको, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो हमने आपका प्लेलिस्ट आपकी इसकी बन चुकी, लगभग खत्म भी हो गया पॉलिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी किसके अंडर में है कि वो मौलिक अधिकारों को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो किसके अंडर में है बताना मुझे। चलो, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, सर्वोच्च न्यायालय। आपको पता है, मैंने बता रखा है, रिट जारी किए जाते हैं। क्या जारी किए जाते हैं, रिट जारी किए जाते हैं। तो जो रिट होते हैं ये आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट जारी करेगा जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के हिसाब से, उच्च न्यायालय 226 के हिसाब से क्या करता है, रिट को जारी करता है। ठीक है, चलो आगे देख लो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होगा बेटा। यहाँ पे अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। इसने आज बहुत पेपर गलत टाइप किया है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गलतियां कर रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी अगर ये दोनों नहीं हैं तो कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। कुछ ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों अनुपस्थित हैं, तो बताना मुझे। बिल्कुल सही, कौन राजभार को संभालेगा, कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, 21 का आपका आंसर है जो ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो क्या करेगा, कार्यभार को ग्रहण करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है बताना मुझे। राज्यपाल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही, राज्यपाल देखो कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्यों, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो भारत का राष्ट्रपति ही 5 वर्ष के लिए करता है। ठीक है, क्या होगा कि कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है, तो उत्तरदायी भी किसके लिए होगा, राष्ट्रपति के लिए होगा। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 वर्ष के लिए करने का ये मतलब नहीं है कि हम इनको हटा नहीं सकते, इनको हम पहले भी हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष का मतलब सरकार बन गई तो 5 वर्ष तक, राज्यपाल को जब चाहो तब हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है बताना मुझे। राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसी को बनना है तो उसको क्या चीज आवश्यक नहीं है बताना जल्दी से। क्या चीज आवश्यक नहीं है उसको, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। क्या होता है, हाँ क्या होगा इसका आंसर, 23 का क्या होगा, बिल्कुल सही। 23 का आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, हाँ ये मुझे गलत लग रहा है यहाँ पे भी। क्या होगा इसका, राष्ट्रपति के लिए क्या चीज जरूरी है, बिल्कुल सही, 35 वर्ष का नागरिक हो, 35 वर्ष का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति जो होता है 35 वर्ष का, मैंने पढ़ाया भी आपको पॉलिटी वाली क्लासेस में, देखो दिखाया भी हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए सबसे जरूरी कि वो 35 साल का हो। क्या चीज आवश्यक नहीं है मुझे बताओ, बिल्कुल सही, पढ़ा लिखा होना। ये चीज कहीं नहीं लिखी हुई है। सांसद चुने जाने की योग्यता, देश का नागरिक, सब लिखा हुआ है, 35 वर्ष की आयु लिखी हुई है, लेकिन पढ़ा लिखा हो ये कहीं नहीं। यानी कोई भी नहीं पढ़ा लिखा, अनपढ़ भी है तो वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देख लो।
राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो कब तक राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है मुझे बताना क्लास। कितने दिनों तक आप राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हो? कब तक लगा सकते हो? बिल्कुल सही, अधिकतम आप इसे 3 वर्ष के लिए लगा सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर डी हो जाएगा। मैक्सिमम जो है वो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, मैक्सिमम एक साथ में नहीं लगता, ये एक साथ में नहीं लगता, लेकिन क्या होता है, ये क्या होगा आपका, एक साथ नहीं लगता है, लेकिन धीमे धीमे करके आप इसे इतने दिन तक लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो राष्ट्रपति शासन के बारे में बता दे, देख लो, सुन लो। राष्ट्रपति शासन जो आपका होता है, राष्ट्रपति शासन ना, इसके बारे में सुन लो थोड़ा, शायद मैंने बताया है कि नहीं, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं उस वीडियो को। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? देखो राष्ट्रपति शासन जो है आपका, वो कौन लगाएगा? संसद के दोनों सदन। जब आपको पता है कोई भी दिक्कत होती, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई या कोई आपातकालीन स्थिति आती है, तब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति हम 6 महीने बाद इसकी मंजूरी देनी होती है। हर 6 महीने पे क्या करनी होती है, इसकी मंजूरी देते रहोगे और इसको बढ़ा के आप 3 वर्ष तक आप लगाए रह सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देख लो, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में कौन सम्मिलित होता है मुझे बताना। कैबिनेट में कौन होता है? बिल्कुल सही, सिर्फ आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? सिर्फ आपके। हाँ बिल्कुल सही स्वाति जी, 6 मंथ करके हम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन होते हैं कैबिनेट में सम्मिलित? देखो कैबिनेट में आपको पता है सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। देखो 3 चीजें होती है, अगर आपने देखा होगा। एक बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दूसरा क्या होते हैं, दूसरा आपके राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरा कौन होता है, तीसरा आपके उप मंत्री होते हैं। देखा होगा आपने। तो ये 3 लोगों का नाम खाली सुनते हैं हम लोग। तो कैबिनेट में कौन होता है? कैबिनेट में आपके कैबिनेट मंत्री खाली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्लीज क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और पीडीएफ जो मैंने आप लोगों को दी हुई उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलो, क्योंकि वो पढ़ोगे आप तो यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, जो कंटेंट मैंने नहीं दिया मैं जल्द से जल्द आप लोगों को दे दूंगी। बताओ क्या होगा इसका आंसर, 26 का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बता रहे हो आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताओ? बिल्कुल, देखो पहला ही आंसर गलत है। क्या? कि सभी प्रकार की करेंसी नोटों को ये क्या करता है? जारी करता है। सभी प्रकार की नहीं करता है। बताओ कौन सी ऐसी कार्य, वो आपकी बाकी सब चीज सही है। शाखा बैंक के रूप में कार्य करता सारे बैंक के लिए, बिल्कुल सही है। बैंकों का बैंक है, सही है। विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो क्या चीज सही है? सभी प्रकार की करेंसी नोटों को ये क्या करता है? जारी नहीं करता है। कौन सी करेंसी नोट नहीं जारी होती मुझे बताना इसके द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी करेंसी नोट नहीं जारी होती है मुझे बताना जल्दी से। कौन सी करेंसी नोट नहीं जारी होती? बिल्कुल सही स्वाति जी, 1 रुपए को जारी नहीं करता है। बहुत बढ़िया, 26 का ये हो जाएगा। 1 रुपए को कौन जारी करता है मुझे ये बताना। आप 1 रुपए को कौन जारी करता है? 1 रुपए को ये जारी नहीं करता अगर रिजर्व बैंक, तो कौन जारी करता है? उस पर किसके साइन होते हैं 1 रुपए पे? जल्दी बता दो फटाफट क्लास, बताओ जल्दी उसको, वो भी कमेंट आपका वो आंसर है। हाँ जल्दी से बता दो कौन सा है इसका, बता दो जल्दी से आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट देख लो बेटा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, एपेट का पेड ग्रुप डेमो जो भी देखना सबके लिए मैसेज करो व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा है अप्रत्यक्ष? मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स, देखो 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि एक सामने वाला सीधे वाला कर और एक आपका अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जैसे जो आपकी किस पे लगता है? सीधे आपकी सैलरी पे लग रहा है, वो सब क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स, सैलरी से कट जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होते हैं? जो हम लोग सामान लेते हैं उस पर लिखा नहीं होता इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि हमने इनडायरेक्टली माचिस ली, दूध लिया, उसमें क्या किया? टैक्स को पे कर दिया। वो दिखाई नहीं पड़ता मगर वो क्या हो रहा है? टैक्स पे कर रहे हो
हो, तो वो क्या होता है, वो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, इसमें से बताना, इसमें से कौन सा आपका अप्रत्यक्ष कर है, बताओ जल्दी से कौन सा है अप्रत्यक्ष कर। बिल्कुल सही, बिक्री कर, मैंने बता भी दिया आपको कौन सा है, बिक्री कर। भाई आय कर, व्यय कर, जो आप खर्चा करते हो वो सब क्या है, वो सब आपका जो है डायरेक्ट टैक्स है। सीधे आप देखते हो कि आप पैसा आपकी सैलरी से कट जा रहा है, जो आपने खर्चा किया वो कट जाएगा। बिक्री कर क्या है, जब आपने कोई सामान लिया तो टैक्स आपको अलग से नहीं देना पड़ता कि 2 रुपये अलग से दो। आपने 15 रुपये का दूध जो लिया उसमें क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उसमें टैक्स ले लिया गया, तो वो क्या है आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है बताइए। अगर वस्तु की क्वांटिटी हम बदल दें, यानी कि वस्तु पहले 100 थी, अब 200 ml हो गई या 200 किलोग्राम हो गई, तो उसको आप बदलोगे तो क्या चीज है जो चेंज नहीं होती है, बताना क्या चीज है जो चेंज नहीं होती है, जल्दी से बता दो मुझे, क्या चीज है जो चेंज नहीं होती है, क्या चीज होगी जो चेंज नहीं होगी, क्या चीज होगी, जल्दी बताना था क्या आंसर होगा। क्या बदलेगा, नहीं भाई आयतन तो बदल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या हो जाएगा, आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, बदलेगा तो नहीं बदलेगा क्या, डेंसिटी। बिल्कुल सही, किसी भी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं चेंज होगा, डेंसिटी नहीं चेंज होगी। क्या नहीं चेंज होगा, डेंसिटी नहीं चेंज होगी। इसका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। किसी भी चीज की मात्रा जो आपको पता है डेंसिटी होती है, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, क्या होती है उसकी डेंसिटी वही रहती है। कि बदलती है डेंसिटी, डेंसिटी नहीं बदलती ना, मैंने कह दिया एयर की डेंसिटी ये है, अब किसी जगह में ज्यादा एयर हो या कम एयर हो, क्या होगी, डेंसिटी वही रहेगी। हम ऐसे बात कर ले किसी लिक्विड की कि ये लिक्विड की डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या होगी, जब तक आप उसमें क्या नहीं करोगे, जब तक आप उसमें मिलावट नहीं करोगे, चीजों की डेंसिटी वही रहती है। तो यहाँ क्या किया, वस्तु की मात्रा खाली बदली, उसमें मिलावट नहीं की है, तो डेंसिटी क्या होगी, नहीं बदलेगी। आपके 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, 28 का डी हो जाएगा। बताइए स्वाति जी, नहीं होगी क्या, डेंसिटी नहीं होगा इसका आंसर डेंसिटी ही होगा। बाकी सब चीजें तो बदल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी नहीं बदलती, घनत्व जिसे आप बोलते हो वो नहीं बदलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो क्यों दिखाई पड़ता है बताना जरा। अस्त होते समय सूर्य जो है वो आपका लाल दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है लाल, बताना जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, उसका क्वेश्चन कई बार पढ़ भी चुके हो आप लोग। किस वजह से, क्यों ऐसा होता है कि जब सूर्य जब वो हो रहा होता है, अस्त हो रहा होता है, तो क्या इस कलर का दिखाई पड़ता है, क्या होगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा, इसका होगा प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। क्योंकि आपको पता है कि जो लाल रंग होता है, आपने ये पढ़ा है ना विबग्योर, क्या पढ़ा है, विबग्योर, ये 7 रंग पढ़े हैं ना आपने। विबग्योर जो रेनबो में पाया तो उसमें क्या होता है, वॉयलेट सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, फैलता है। सबसे ज्यादा कौन सी लाइट फैलती है, ब्लू, नीली। और लाल क्या होता है, लाल सबसे कम फैलता है, सबसे कम उसका वो फैलाव होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग देखो जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां पे क्या करते हैं, लाल रंग लगाते हैं, डेंजर के लिए लाल रंग, क्योंकि लाल रंग क्या है, फैलता कम है, तो आपको वो क्या है, दूर से आराम से दिख जाता है ना। ठीक है, तो क्या होगा इसका, सूर्य के प्रकाश का रंग क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देख लो, नेक्स्ट क्या, प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, डायनेमो का क्या कार्य है बताओ। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर प्रैक्टिस सेट को करा होगा, प्रीवियस ईयर को किया होगा, तो आपको पता होगा इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बताओ इसका क्या होगा, डायनेमो का कार्य क्या है। तो क्या है डायनेमो का कार्य, जल्दी से बता दो क्लास, क्या है डायनेमो का कार्य। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, 30 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो आपको पता है जो लगा रहता है जनरेटर में, और क्या करता है, हाँ क्या करता है इसको, जब बिल्कुल सही बता रहे हो, उसका क्या होगा, 30 का डायनेमो में क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। डायनेमो हमेशा क्या होती है, डायनेमो हमेशा आपके टरबाइन के साथ या किसी भी चीज के साथ कनेक्ट होती है। क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रेशर जाता है, तो ये क्या होती है, डायनेमो घूमती है। डायनेमो घूमती है तो आपकी जो भी चीज कनेक्टेड होती है उससे वो क्या होती है, वो भी घूमती है। तो किसमें कन्वर्ट करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
नेक्स्ट देख लो, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जहाज किससे प्रवेश कर रहा है, देखो नदी से समुद्र में जा रहा है। नदी में क्या होती है, नदी में आपकी डेंसिटी कम होती है, और समुद्र में क्या होती है, समुद्र में डेंसिटी क्या होती है, भारी होती है, यानी कि ज्यादा होता है। समुद्र का पानी ज्यादा होता है ना, हैवी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा हो रही मुझे बताना, बिल्कुल सही, समुद्री जल में डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की गंदगी और भी जो न्यूट्रिएंट्स अब वहाँ जा रहे हैं वो ज्यादा होंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमेशा होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो आपकी वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम, बताना मुझे, बिल्कुल सही, वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी डेंसिटी, डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो समुद्र में जो जहाज होगा वो क्या करेगा, जल को विस्थापित करेगा, और इससे वजह से क्या होगा, आपका जो नदी से समुद्र में जहाज जाएगा वो क्या होगा, उठ जाएगा। ये नदी से समुद्र में जा रहा है, जैसे उठ के जाएगा, ठीक है। नदी से समुद्र में जब जहाज जाएगा तो क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा, क्योंकि डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नमक के कारण क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा। और इसी वजह से क्या होती है, जो आपका जहाज है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ के तब जाएगा उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो क्यों निकलने लगती है, बताना मुझे। हवाई जहाज में अगर आप यात्रा कर रहे हो, देखोगे पेन से जो है वो स्याही बाहर निकलने लगती है। तो क्यों निकलने लगती है, बताओ मुझे, क्यों निकलने लगती है, बिल्कुल सही, क्यों निकलती है दोस्तों, क्यों, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी हो जाती है। सब हवाई जहाज में जो भी चीज़ होगी हर किस चीज़ की वजह से होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी हो जाएगी। आप ऊपर चले आते हो तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा याद रखो, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लग जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर आपका बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पे कम हो जाता है। अगर आप लोगों ने कभी एरोप्लेन में सॉरी वृद्धि नहीं होगी, गलत बता दिया है, वृद्धि नहीं होगी, कमी ही होगी। 32 का आपका बी होगा, हटा दो इसे, गलत याद कर लोगे। चलो सुनो, अगर आप कभी भी उसमें अगर गए होगे एरोप्लेन में बैठे होगे, या चलो जब जॉब लग जाएगी तब बैठना, ऊपर जब जाते हैं ना, जैसे से ऊपर जाते हैं वैसे से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी होने लगती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होने लगती है, वायु दाब में कमी होने लगती है। पहाड़ों पर गए होगे तब भी देखो वहां सांस लेने में कठिनाई होती, क्यों, क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है उसमें कमी होने लग जाती है, ठीक है, कमी आती है। तो क्या हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण क्या होता है, आपका वायु दाब में कमी के कारण आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पेन होता है वो पेन से क्या होने लगती है, स्याही आपकी निकलने लगती है, ठीक है। क्या होती है, आपकी स्याही पेन से निकलने लगती है, ठीक है। चलो कोई डाउट है इसमें, क्या डाउट है बताओ मुझे जल्दी से, डाउट जो है बताओ जल्दी से। देखो लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि आपका कुछ डाउट है तो आप यहाँ सीधे क्लियर कर लो, अदरवाइज तो रिकॉर्डेड में तो ऐसा होता आप पूछ भी नहीं सकते मुझसे कोई चीज़, ना मैं बता पाती हूँ। बिल्कुल सही, देखो जब ऊपर जाते हो ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, देखो नॉर्मल प्रेशर की मैं बात कर रही थी, देखो नॉर्मल प्रेशर के लिए मैंने बताया है कि जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, यानी गर्मी ज़्यादा होती है तो हमेशा क्या होता है, प्रेशर आपका लो हो जाता है। अगर ठंड में बात करें जब प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर जब कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ये नॉर्मल बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों ऊपर क्या, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और इसी वजह से जो पेन होती है उसकी स्याही क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जितना जाओगे उतना ही क्या होता है, ये क्वेश्चन एक बार और ये पूछा आ सकता है, पूछा आता कई बार कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय फाउंटेन पेन के लीक होने की संभावना क्यों होती है, तब भी क्या बताओगे आप कि वायुदाब में कमी होती है, ठीक है, वायुदाब में कमी होती है। चलो नेक्स्ट देख लो, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है, सभी को पता है। सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है, बिल्कुल सही, सबसे अधिक कौन सी गैस है आपकी, नाइट्रोजन की है, बिल्कुल पूरी क्लास को पता है ये तो। कहाँ सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सी चीज है आपके पास, नाइट्रोजन है, सभी को पता, सी है इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देख लो, सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है। जो व्हाइट ब्लड सेल आपके में होते हैं, दो तरह के होते हैं ना ब्लड सेल, एक आरबीसीज होते हैं, एक व्हाइट बीसी डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में आपको पता है रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, इसमें आयरन का कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है आपका, उसकी वजह से जो आपका आरबीसी है वो रेड होता है। जो हीमोग्लोबिन है, मैंने क्या बताया आपको, हीमोग्लोबिन का काम दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करना। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कौन कर रहा है, ब्लड के थ्रू आरबीसी कर रहा है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, बिल्कुल सही,
WBC क्या करता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है। आपको चोट लगती है, जो काला काला जम जाता है, वो सब किसकी वजह से? WBC की वजह से। आपको बीमारी होती है तो हमेशा क्या होती है, आपके जो देखोगे WBCs कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाती हैं? क्योंकि वो आपसे आपकी बीमारियों से लड़ रही होती है, इस वजह से WBCs कम हो जाते हैं। तो क्या काम है WBC का? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। धारण करना मतलब आपकी इसको बढ़ाना, ठीक है, इम्यूनिटी से लड़ना। ठीक, नेक्स्ट देख लो। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? बताओ जल्दी से। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? बिल्कुल सही, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो रमन इफेक्ट है वो क्या हुआ था, इसी दिन प्रकाश में आया था। ठीक है, आपको पता है 1930 में ये CV रमन को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? रमन इफेक्ट के लिए, फिजिक्स में। और किस दिन ये मिला था? ये आपका किस दिन प्रकाश में आया? ये आपका 28 फरवरी को आया, इसीलिए हम इस दिन को क्या बोलते हैं? साइंस डे, नेशनल साइंस डे हम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा। ठीक है, 35 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका देखो आ गया क्वेश्चन किसका? रीजनिंग का। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका। एक निश्चित भाषा में आपने कर्टेन को इस तरह लिखा है, तो बताओ हिलॉक को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से कर लो, कॉपी पेन उठा लो और मुझे बता दो कैसे लिखा जाएगा। बताना दोस्तों जल्दी से, हाँ बताना जल्दी से कैसे लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बताओ जल्दी से कैसे लिखा जाएगा। इसका आंसर बताना मुझे जरा जल्दी से, कैसे लिखोगे। देखो कर्टेन को आपने कैसे लिखा? CAITURN। पहले क्या कर लो, चुपचाप से नंबरिंग कर लो। चलो CURTAIN हमने लिख लिया, और उसको किस में कन्वर्ट किया आपने? CAITURN। ठीक, चलो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले क्या आया? 1 आया, फिर A आ गया यानी कि 5 नंबर आ गया, फिर क्या आया? I आ गया, I यानी कि 6 नंबर आ गया, फिर क्या आया? T आया यानी कि 4 नंबर आ गया, फिर क्या आया? देखो आपका U यानी कि 2 आया, फिर R यानी कि 3 आया, और फिर क्या आया आपका N यानी कि 7। तो 1 और 7 तो सेम रहेगा, यानी कि H और K तो हर जगह सेम रहेगा। ठीक, बीच के नंबर कैसे चेंज हुए बताओ? 5 3 6 2 और 4 4 में रहेगा, तो 4 की जगह फिक्स कर लो। यानी अगर इसमें देखो आप तो H 1 2 3 4 5 6 7, H और K सेम रहेगा, बीच में क्या मेंटेन रहेगा? बीच में आपका 4 नंबर मेंटेन रहेगा। ठीक है, फिर बीच में क्या होगा? बीच में आपका सेम नंबर मेंटेन रहेगा, यानी कि बीच में कौन सा नंबर रहेगा मुझे बताओ? 1 2 3 4 L रहेगा। तो देख लो पहले सब जगह L कहाँ कहाँ पे है? 4 नंबर पे। देखो इसमें 4 नंबर पे L है, और इसमें भी 4 नंबर पे L है। ये तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन डी सी वाला, और इसमें है। अब हम आगे चेंज करो, आगे क्या हुआ है? 5 आपका इधर आया है, तो 5 पे जरा क्या है देखना जरा। 5 पे आपका है 1 2 3 4 5 6 7 O है, तो 5 आपका यहाँ आना चाहिए, यानी कि अब ये दोनों ऑप्शन बचे, ये भी गलत हो गया। समझ में आ रहा है या फिर अच्छे से लिख के दिखाऊं? मुझे बता दो एक बार। ये आप लोगों को आता है कि मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से बताऊं। तो क्या हो जाएगा इसका? देखो बताती चल रही, ध्यान से देख लो। हिलॉक लिखा है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HILLOCK, ये लिखा है। इसको भी कर दो 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या सेम है? H 1 नंबर सेम है, K पे 7 नंबर सेम है, और किस पे सेम करना है? 4 पे, यानी कि L पे सेम है। अब चेंज करो, 5 नंबर यानी कि यहाँ आ गया C, 6 नंबर सॉरी 5 नंबर यानी कि O, क्या आ गया? O आ गया, 6 नंबर यानी कि C आ गया, 4 नंबर सेम है, 2 नंबर यानी कि I आ गया, R यानी कि L आ गया। तो HOCLILK आएगा। HOCLILK कहाँ पर है? ये आपका है HOCL, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन समझ में आ गया ना कैसे किया है मैंने? डी वाला ऑप्शन समझ में आ गया ना आप लोगों को? देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, ऊपर लिखो 1 2 3 4 5 7, फिर उसका देखो कौन सा नंबर कहाँ आ गया। 1 नंबर वाला 1 पे है। ये कौन सा नंबर था आपका? ए जो है, ए आपका 5 नंबर है, 5 नंबर लिख लो। आई कहाँ पे है? आई आपका 6 नंबर है, लिख दो। बस सेम ऐसे ही दूसरा वाला बना दो, आपको डी ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, नहीं क्लियर है तो मैं छोटी सी रीजनिंग क्लास अलग से भी करा दूंगी। ठीक है, चलो ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
सुनीता मोहन की पुत्री है जो कमला का एकमात्र दामाद है। सुनीता क्या है? मोहन की पुत्री जो कमला का एकमात्र दामाद है। कमला की केवल एक संतान है। बीना कमला की नातिन है। बीना सुनीता से किस प्रकार संबंधित है बता दीजिए मुझे। चलो जल्दी से बता दो दोस्तों, क्या हो जाएगा मुझे एक बार जल्दी से। सुनीता क्या है? मोहन की पुत्री है। किसकी पुत्री है सुनीता? मोहन की। चलो यहाँ लिख लो मोहन। इनकी पुत्री का नाम क्या है? सुनीता। ये इनकी पुत्री है। मोहन की बेटी कौन है? मोहन की बेटी है सुनीता। अब मैंने क्या बताया आपको? जो कमला का दामाद है। तो ये दामाद किसके हैं? ये दामाद हैं कमला के। किसके दामाद हैं? मोहन। मोहन दामाद हैं कमला के। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है? कमला की केवल एक संतान है, यानी कमला की तो ये दामाद है, इसका मतलब केवल एक संतान यानी एक बेटी होगी इनकी। कमला की एक बेटी ही ना होगी, एक ही संतान है तो एक बेटी होगी इनकी, ठीक, जो कि क्या होगी? इनकी बीवी होगी मोहन की। यही तो बात है। और बीना क्या है? बीना कमला की नातिन है। तो बीना कौन है मुझे बताना? बीना कौन है? बीना कमला की नातिन है। ठीक है, बीना एक नया नाम आ गया। बीना कमला की नातिन है। नातिन मतलब वो उसकी नानी लगी कमला। तो बीना क्या है? कमला की नातिन है। तो आपसे पूछा गया है सुनीता से कैसे संबंधित तो दिख रहा है, कैसे संबंधित है? वो उसकी बहन लग रही है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। क्या होगा इसका आंसर? बहन होगा। फिर समझ लो, समझ में नहीं आया है। सुनीता क्या है? मोहन की पुत्री है। समझ में आ रहा है? मोहन की पुत्री कौन है? सुनीता है। मोहन कौन है? कमला के एकमात्र दामाद हैं। क्लियर हो रहा है? कमला के एकमात्र दामाद, कमला ये बनी हुई है। कमला के दामाद कौन है? मोहन है। कमला की एकमात्र संतान यानी कि एक बेटी होगी, और बेटी क्या होगी? किसकी पत्नी होगी? मोहन की होगी। अब बोल रहा है कि इनकी एक नातिन है, उसका नाम क्या है? बीना, यानी कि इनकी ही क्या है? बच्ची है। इनकी जो बेटी है, उसकी जो बेटी है उनका नाम क्या है? बीना है। और सुनीता ऑलरेडी एक बेटी है। तो सुनीता और बीना क्या है? आपस में बहनें हैं। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना 37 का ए। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? प्लीज समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करना, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करना। पीडीएफ जिन्होंने ली है उन्होंने भैया बार बार कह रही हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, तभी कुछ फायदा होगा। अदरवाइज यूपी ट्रिपल एस सी सच्ची बता दूं तो इस समय पेपर में ऐसे पेपर बना रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी से उम्मीद नहीं कर सकते थे आप। कल पेपर अभी मुख्य सेविका का हुआ है, पेपर टफ नहीं आया था लेकिन लैंग्वेज बहुत टफ थी। अगर उसके पहले बात कर लें जूनियर असिस्टेंट, तो आप जान रहे हो कि वही पेपर बहुत अच्छा आया था। तो पेपर का लेवल इन्होंने अच्छा कर दिया, तो प्लीज समझते हुए चीज़ों को चलो। ठीक है, आगे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का पूछा गया है। 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच क्या कोण है, क्या एंगल है, ज्ञात करो। 3:30 बजा लेते हैं घड़ी में जरा कि क्या है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक, 3:30 का मतलब कितना हुआ? 3:30। ये क्या है आपका? 3:30। यही तो 3:30 है, 3:30 बज गया। तो 3:30 का मतलब कितना होगा? एंगल देखो, आपको पता है जब ऐसा एंगल होता है, ये कौन सा होता है? हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल होता है? सीधी रेखा में हमेशा 180 डिग्री होता है। और एक पूरे सर्कल में कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, 38 का बी। नेक्स्ट देख लो इसके बाद। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वाह, इन्होंने सेंटेंस ही नहीं दिया है तो मैं आपसे क्या पूछ सकूंगी। चलो मैं सेंटेंस ढूंढ के बताती हूँ आपको, एक सेकेंड रुको। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। क्या लिखा है देख लो। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, ये लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। ठीक है, यानी कि वो क्या है? वो इतना ज्यादा तेज है कि वो इतना ज्यादा समझदार है, इतना तेज है कि वो आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन आपका इनफ है। इनफ क्या चीज है मुझे आपको बताना है, बताओ जल्दी से क्या है इनफ? क्या चीज है इनफ? क्या चीज है यहाँ पे? जल्दी बता दो क्या है दोस्तों इनफ? हाँ बिल्कुल सही, देखो इनफ क्या है बताओ फटाफट से। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। 4 का क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब आपका होता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ क्या है? ये एडवर्ब है। देखो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आपको बोलते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटेलिजेंट हो जाता।
इंटेलिजेंट क्या होता है? एडजेक्टिव। उसकी विशेषता क्या बताने की? लड़का बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या है? उसकी विशेषता हो गई, वो एडजेक्टिव हो जाता। नाउन क्या है? वो लड़का होता। नाउन क्या है? लड़का होता है। प्रीपोजिशन आपको पता है, टू है, ऑन है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। एडवर्ब क्या है? जो कि वर्ब की क्वालिटी को बताता है। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी बता रहे हैं? कि वो सम को सॉल्व कर लेगा, इतना समझदार है वो, इतना इनफ है वो समझदार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनफ हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ज़ील। ज़ील की मीनिंग क्या होगी बताना मुझे। ज़ील, ज़ील की मीनिंग क्या होगी? जल्दी से बता दो दोस्तों, तो आप आंसर बता लोगे। ज़ील की मीनिंग क्या होगी बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही। ज़ील का मतलब क्या होता है? बहुत एनर्जेटिक। जो बहुत एनर्जेटिक होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ज़ील बोलते हैं। बहुत एंथुसियास्टिक, या फिर जो बहुत ऊर्जा के साथ कोई काम कर रहे हो। जैसे आप मेरी क्लास अगर कर रहे हो, बहुत जोश से कर रहे हो उस समय, तो मैं बोलूँगी बहुत ज़ील के साथ आप क्लास को कर रहे हो। तो ज़ील क्या होगा आपका? बहुत एनर्जेटिक होके, बहुत ऊर्जा के साथ आप काम करोगे। तो ब्रेव तो नहीं होगा, बहादुरी तो नहीं होगी, सॉफ्ट भी नहीं होगा, बढ़ोतरी भी नहीं होगी, क्या होगा? एंथुसियाज्म। एंथुसियास्टिक बोलते हैं ना, बहुत एंथुसियास्टिक हो आपकी चीज को लेकर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 40 का डी हो जाएगा। ज़ील का मतलब अत्यधिक ऊर्जा के साथ किसी काम को करना, अत्यधिक उत्साह के साथ काम करना, उसको क्या बोलते हैं? एंथुसियाज्म, है ना। एंथुसियाज्म बोलते हैं ना, एंथुसियाज्म। ठीक, एंथुसियास्टिक हो, क्या हो? बहुत एंथुसियास्टिक है समय, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर आप क्या हो? बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत उत्साही, उसको बोलते हैं एंथुसियास्टिक, है ना। जैसे बोलते हैं ना, यंग एज के जो लोग होते हैं सब एंथुसियास्टिक होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ज़ील है। ज़ील का क्या है? एंथुसियाज्म। समझ में सबको आ गया? आई होप। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। रात में जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और एक दो सम आपके हिंदी के होंगे और मैथ्स के होंगे। क्लियर है? हिंदी और मैथ्स प्लस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की क्लास होगी उस समय आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लग रही है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपको पता भी चल रहा होगा। छोटा सा चैनल है, सपोर्ट करोगे तो काफ़ी आगे जा सकता है मेरा चैनल। और यहाँ पर देखो, पर्सनली बताऊँ तो पेट के लिए मुझे है एक्सपीरियंस, इसलिए बोल रही हूँ कि ज़रूर क्लास को ज्वाइन करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और PDF जिसके पास भी है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। प्रकाश जी, क्लासेस के लिए मैं पूरा अरेंजमेंट कर रही हूँ, मैंने आपसे बताया भी एक दो बार है। मैं कुछ बड़ा प्लान करना चाह रही हूँ अपने चैनल पे, उसके लिए लोन वगैरह सब लेके रख लिया है। थोड़ा सा, क्योंकि पैसा जानते हैं इन्वेस्ट करना इतनी जल्दी आसान नहीं होता है, थोड़ा सा चीज़ों को सोच रही हूँ, लेकिन जल्द से जल्द वो आपका हो जाएगा। तब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहो, क्योंकि यही आपको फायदा दिलाएगी। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, सब प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड से करके आपको हिस्ट्री, आपको जनरल अवेयरनेस सब पढ़ाया जा रहा है। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने प्लेलिस्ट पढ़ी उनको पढ़ते चलो। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी की लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगी बेटा, आपने ना सब्सक्रिप्शन खाली लगाया होगा, आपने बेल आइकन नहीं दबाया होगा। बेल आइकन को दबा लो, सारे नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे। ठीक है, बेल आइकन दबा लो, आपने खाली सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, बेल आइकन दबा लोगे, सारे नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 11 बजे। अभी रात में आज जो क्लास होगी वो 11 बजे नहीं होगी, आपकी 9 बजे होगी वो क्लास। ठीक है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की क्लास रात में 9 बजे है। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं, फिर हम लोग रात में मिलेंगे आज। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। क्लॉक वाला रिपीट कर दूं? अच्छा ओके। 3:30 बजाए ना, पता कितना बजते हैं? 3:30 कैसे बजते हैं? ऐसे ही तो बजते हैं। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 3:30 बज रहा है दोपहर के। दोपहर के 3:30 बोला, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं इस समय। अब बताओ ये जो एंगल है इसके बीच में क्या होगा? जब भी देखो आपने पढ़ा होगा, शायद होता है ट्रायंगल पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा ना, ऐसे बनता है नहीं? तो ये एंगल क्या होता है? ये वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री की होती है। तो जो ऐसे एंगल कहीं भी आ जाए वो क्या होता है? हमेशा आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मैंने बताया अगर ऐसे बना है स्ट्रेट लाइन तो 180 होगा, सर्किल होगा तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, 75 नहीं होगा बेटा, इसका आंसर 90 ही होगा। ठीक है, 75 नहीं होगा, इसका आंसर सीधे 90 होगा। सीधे 90 बना रहा है, दिख रहा है, तो उसमें 75 वाली कोई चांस ही नहीं है। ठीक, चलो चलो ओके, फिर हम लोग एंड करते हैं। 75 नहीं होगा बेटा, 90 ही होगा। 75 वगैरह साफ साफ सी बात है। देखो प्रोटेक्टर रखो कभी, और जरा 90 डिग्री घर में अभी बैठ के, घर में एक बार बैठ के खुद से देख लेना। घर में बैठ के होगा ना आपके पास प्रोटेक्टर, मतलब हिंदी में बोलते हैं शायद चांदा या कुछ बोलते हैं, जो भी है प्रोटेक्टर, कंपास, जो भी उसे आप बोलते हो, उससे आप एक बार 90 डिग्री का एंगल बनाना। 90 डिग्री का एंगल बनाना बेटा, तो सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन, वो आपका 90 डिग्री। 75 कैसे बनेगा? 75 तो 90 से कम बनता है ना, 90 से कम कुछ एंगल बनेगा आपका, वो 75 होगा। तो 75 दिख ही नहीं रहा है, मुझे नहीं पता आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो।
ठीक है, गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो आप, ठीक है नीलेश जी, इसका आंसर 90 है, कंफर्म हूं मैं। चलो एंड करते हैं क्लास को। कंफर्म आप कंफ्यूजन एक बार अपनी दूर कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में दोबारा से मैसेज करना, मैं बता दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप को सब लोग जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, उससे बेनिफिट होगा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ, जिसको पीडीएफ लेनी होगी वो मुझे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, उस पर से आप पूछ सकते हो, 8957215956। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ के लिए पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। बाय बाय, कल मिलते हैं।